हे दोस्तों, बुरा वक्त आने वाला है, क्राइसिस आने वाली है, रिसेशन आने वाला है। ऐसा मैं नहीं, आजकल मीडिया, सोशल मीडिया में यही बातें चल रही है। बिकॉज मार्केट गिरता जा रहा है, लोगों की जॉब्स की अनसर्टेनिटी बढ़ते जा रही है, फ्यूल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल टेंशन बढ़ता जा रहा है, रुपए की वैल्यू कम होते जा रही है। अब वो सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, वो समझना इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। लेकिन उससे भी ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम क्राइसिस वाली सिचुएशन में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे क्राइसिस को हैंडल करना चाहिए। क्योंकि ये बात तो सच है, क्राइसिस आज नहीं तो कल हम सब की लाइफ में कभी ना कभी जरूर आएगा। और ये बात भी सच है, हिस्ट्री एक स्ट्रेंज पैटर्न रिपीट करती है। जब भी दुनिया में क्राइसिस आते हैं, शायद से 99% लोग टूट जाते हैं, लेकिन 1% लोग इन क्राइसिस से भी लेजेंड बन के निकलते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही फादर की, जो रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है, एक पावरफुल किताब और मूवी से इंस्पायर्ड है, वो कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसने क्राइसिस के टाइम में कुछ ऐसा किया जो टॉप 1% लोग ही कर पाते हैं। सिंड्रेला मैन। इसके ऊपर किताब भी है, मूवी भी बनी है, बट मैं सिर्फ इसकी कहानी नहीं बताऊंगा। मैं आज के वीडियो में आपके साथ वो 5 लेसन भी शेयर करूंगा, एक और बुक की हेल्प से लेके, जिसका नाम है द डेप्थ, जो हमें सिखाता है बुरे वक्त से रिलेटेड हमारा माइंडसेट, हमारी साइकोलॉजी कैसे होनी चाहिए, ताकि हम वो 1% लोगों में आ सके जो बुरे वक्त में भी लेजेंड बन के निकलते हैं। वीडियो के एंड में कुछ बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी आपके लिए है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एक छोटे से घर में एक माँ बॉटल में, जिसमें थोड़ा सा दूध है, उसे नल के पास रखती है, नल चालू करती है और उसमें पानी भरने लगती है। जो बाप होता है वो इस चीज को देखता है और रोकने जाता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद से घर में इतना दूध ही नहीं है कि बच्चों को दिया जाए। इसीलिए आधे से कम दूध और आधे से ज्यादा पानी भरा हुआ बॉटल वो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए उस औरत से लेता है और अपनी छोटी बेटी को जाके दे देता है। उसकी बच्ची जब पूछती है, डैडी आपने कुछ खाया, तो वो बोलता है, हाँ, बाहर स्टेक मिल रहा था, उससे अपना पेट भर लिया है, तुम इसे पी लो ना। ये चीज देख के उसका दिल एकदम बैठ सा जाता है कि कैसे आज उसके घर में इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को भर पेट खाना दे सके। इसी सैडनेस के साथ जब वो घर से बाहर निकलता है, उसके पेट से जोर से आवाज आती है, क्योंकि उसने भी बहुत टाइम से खाना अच्छे से नहीं खाया था। फिर भी वो हिम्मत करके वापस से डॉक पे जाता है, जहाँ पे उसके जैसे ही कई 100 आदमी सुबह सुबह काम की तलाश में निकले होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि काम के लिए उनको रख लिया जाए। ये आदमी भी बहुत चिल्लाता है, बट इसे काम के लिए नहीं लिया जाता। दरअसल बात ये होती है, ये टाइम होता है द ग्रेट डिप्रेशन का, जिसने अमेरिका में हालत खराब कर दी थी। लोगों के पास जॉब नहीं था, काम नहीं था, और कई लोग बैंकरप्ट हो रहे थे, कई लोग भूख की वजह से मर तक रहे थे ना। वो आदमी ने वहां बहुत कोशिश करी, बट उसे काम पे नहीं लिया जाता है। तब वो थका हारा बैठता है और उसके दिमाग में पुरानी यादें आती है कि कैसे एक टाइम था जब लोग उसका नाम चीयर करते थे। वो एक बॉक्सर था, एक फाइटर था, और आज वो खुद इतना चिल्ला रहा है, बट कोई उसे देखने के लिए तैयार नहीं है। अब क्योंकि काम नहीं मिला होता है, इसलिए बड़ा मायूस होकर वो वापस अपने घर जाता है। जब घर पे जाता है तो वो देखता है कि उसका जो बेटा है वो डिनर टेबल पे बैठा है और उसके सामने पे रखा हुआ है ब्रेड और सॉसेजेस। वो देखते ही उसे समझ में आ जाता है कि शायद मेरे बेटे ने चोरी करी है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे तो है नहीं कि वो इसे खरीद सके। बट वो गुस्से में चिल्लाने के बजाय, उसे मारने के बजाय क्या करता है, बच्चे का हाथ पकड़ता है, दोनों सामान लेता है और वापस चले जाता है उस शॉप पे जहाँ से उसने ये चुराए थे, और उसके हाथों से ही उसे रिटर्न करने के लिए बोलता है और सॉरी बुलवाता है, क्योंकि ये आदमी गरीब तो है बट खुददार भी जरूर है ना। ये होने के बाद जब बाप और बेटे वापस आ रहे होते हैं, तब उसका बेटा घबराते हुए ही बोलता है कि डैड, मेरा जो दोस्त है उसके पेरेंट्स ने उसे अपने रिलेटिव्स के यहाँ भेज दिया है, क्योंकि उसे खाना पीना नहीं खिला पा रहे थे। मैं तुम लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता। ये बच्चे की बातें उस आदमी के दिल पे लगती है। वो समझता है कि कैसे बच्चे ने इसलिए चोरी करी क्योंकि वो अपने माँ बाप से जुदा नहीं होना चाहता। और उसी टाइम पे वो आदमी झुकता है और उसे बोलता है, मैं तुम्हें अपने आप से कभी अलग होने नहीं दूंगा, फिक्र मत करो। वो कहीं ना कहीं एक इमोशनल प्रॉमिस अपने आप से करता है कि वो अपने बच्चे के साथ ऐसा होने नहीं देगा। लेकिन उसका जो आने वाला टाइम था, शायद वो इस प्रॉमिस का अच्छे से टेस्ट लेने वाला था। देखो, बात ये होती है ना कि जेम्स जे ब्रैडॉक एक टाइम पे एक बहुत अच्छा बॉक्सर था, जो लड़ता था, जिसके कई लोग दीवाने भी थे। लेकिन फिर एक टाइम में उसके राइट हैंड में इंजरी हो जाती है, उसका हाथ टूट जाता है, जिस वजह से वो एक के बाद एक मैच हारने लग जाता है। और उसी टाइम पे डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से उसे काम मिलना भी बंद हो जाता है। उसका एक मैनेजर होता है जो उसका अच्छा दोस्त भी होता है। फाइनली उसका दोस्त एक मैच का ऑफर लेके आता है। वो बोलता है, एक मैच है, $50 मिलेंगे, चाहे जीतो चाहे हारो, तू करेगा ना। ब्रैडॉक जो होता है वो इसके लिए फौरन तैयार हो जाता है, क्योंकि $50 भी उसके लिए अभी बहुत थे। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, उसका राइट हैंड जो है ना, वो अभी भी बहुत इंजर्ड था, जो वो छुपाने की कोशिश करता है और चले जाता है लड़ने के लिए। अब जब फाइट का टाइम स्टार्ट होता है तो वो कोशिश तो बहुत करता है कि ना पता चले, लेकिन क्योंकि उसका हाथ इतना दर्द हो रहा होता है कि वो लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाता है। वो अच्छे से पंच डिलीवर नहीं कर पाता है, इसीलिए ऑडियंस चिल्लाने लगती है, बू करने लगती है। जैसे तैसे करके बिना खाए पिए वो उस फाइट को लड़ता है, लेकिन वो जीत नहीं पाता। अब डील के हिसाब से उसे फाइट सिर्फ
सर्वाइव करने के लिए $50 मिलने चाहिए थे, लेकिन होता यह है कि उसे $50 भी नहीं मिलते। फेडरेशन जो होती है वो उल्टा उसका लाइसेंस छीन लेती है, क्योंकि वो अपने इंजर्ड हैंड को छुपा के वो लड़ने गया होता है, जिसकी वजह से मैच अच्छी नहीं हो पाती है। उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक बहुत अच्छा बड़ा अमाउंट देके अपना लाइसेंस वापस लेना या फिर फाइट बंद कर देना। और अब ना चाहते हुए भी उसे सेकंड ऑप्शन ही लेना पड़ता है बिना लाइसेंस के। मतलब हालत और बुरी हो जाती है। पहले उसके पास पैसे नहीं थे, अब उसका एक प्रोफेशन जिसे वो दिल से बहुत चाहता था वो भी उसके पास नहीं बचा। और बात यहीं पे नहीं रुकती। जब वो घर जाता है तो देखता है कि उसके घर की लाइट कट हो चुकी है, क्योंकि बहुत महीनों से उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरे थे। और इस वजह से उसकी जो बीवी होती है वो ठंडे रूम में कैंडल्स जला के अपना काम कर रही होती है। बिल ना भरने की वजह से गैस भी कट हो जाता है। बच्चों का ठंड में हालत खराब होने लगती है, वो एक एक करके बहुत बीमार होने लगते हैं। और उस टाइम पे उसकी बीवी एक डिसीजन लेती है। वो बिना अपने पति को बताए अपने बच्चों को रिलेटिव्स के वहां भेज देती है, ताकि एटलीस्ट वो बच्चे सर्वाइव कर सके। अब जैसे ही ब्रैडॉक को ये चीज़ पता चलती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा क्योंकि उसने एक प्रॉमिस अपने बच्चे से किया था, जो प्रॉमिस टूट गया होता है। बट वो बात को और बढ़ाने के बजाय मायूस होके, गुस्सा होके घर से निकल जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये चीज़ समझता है कि उसकी बीवी ने जो चीज़ किया शायद वो सही ही था। वो घर से निकल के फौरन जाता है गवर्नमेंट रिलीफ के पास, जहां गवर्नमेंट $19 दे रही होती है सर्वाइव करने के लिए। ये इतने पैसे नहीं होते हैं और एक प्राउड फाइटर के लिए, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं होता है। अपनी फैमिली, अपने घर वालों के लिए वो अपने ईगो को साइड रखता है और जाके वो $19 ले लेता है। और इतना ही नहीं, वो अपनी बॉक्सिंग क्लब में वापस जाता है। उस क्लब में बड़े बड़े रईस लोग खड़े होते हैं, कुछ लोग सिगार पी रहे होते हैं, कुछ बिजनेस की बातें कर रहे होते हैं, जहाँ हर कोई उसे बहुत रिस्पेक्टेड निगाहों से देखते थे। सब उसे एक ऊंचा इंसान समझते थे। और वहाँ शर्म से भरा ब्रैडॉक खड़ा होता है पैसे की रिक्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसके लिए अब ये बेइज्जती से ज्यादा जो चीज पेनफुल थी वो था उसकी फैमिली का सर्वाइव ना कर पाना। ना वहाँ क्लब के जो अमीर लोग होते हैं, कई लोग उसे शर्म की निगाहों से देखते हैं, कई लोग देख के उसे मुंह बनाते हैं, लेकिन उसका एक जो दोस्त होता है, मैनेजर पुराना जोई, वो फाइनली इस इंसिडेंट के बाद डिसाइड करता है कि वो ब्रैडॉक की हेल्प करेगा। और ये इंसिडेंट के बाद जोई जाता है और उसके घर में एक अच्छा खासा अमाउंट दे देता है, जिसकी हेल्प से ही ब्रैडॉक अपने बच्चों को वापस घर पे लेके आ पाता है। और उन्हीं पैसों की वजह से जैसे तैसे करके वो लोग विंटर सर्वाइव कर लेते हैं। और बाद में पता चलता है कि जो जोई होता है ना, उसके पास खुद इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, लेकिन उसने अपनी कुछ कीमती चीज़ें बेच के ब्रैडॉक की मदद करी होती है, क्योंकि वो ब्रैडॉक पे भरोसा करता था। और जब ब्रैडॉक को भी ये पता चलता है तो उसके अंदर एक और जज्बा, जोश आता है ये पे बैक करने का। उसे रियलाइज़ होता है कि वो इस जंग में अकेला नहीं है, उसकी बीवी है, उसका दोस्त है, उनके लिए वो कुछ ज़रूर करेगा। तो कई बार हम जिंदगी में जब हारे हुए होते हैं ना, तो हमें बस एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होता है सपोर्ट। कोई इंसान जो हम पे ट्रस्ट करे। और कई बार वो सपोर्ट ही मोर देन इनफ होता है मुश्किल से मुश्किल टाइम से निकलने के लिए, जैसे जोई ने ब्रैडॉक पे ट्रस्ट दिखाया। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में कोई ऐसा है कि नहीं है, बट एक चीज़ याद रखना, मैं आपके लिए ज़रूर खड़ा हूँ। और मैं ही नहीं, मेरी पूरी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा, आओ हमारी कम्युनिटी में। हो सकता है कि आपके आसपास उतने सपोर्टिव लोग ना हो, बट मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ हमारे कम्युनिटी में ऐसे बहुत सपोर्टिव लोग हैं जो आपको बुरे से बुरे वक्त में सपोर्ट देंगे, पॉजिटिविटी देंगे। और ये हम 21 डेज चैलेंज में डेली देखते हैं। अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो और कुछ नहीं, 99 रुपीज़ का जो हमारा समरी बोर्ड का सब्सक्रिप्शन है, बस वो लेके रखिए। उसके अंदर आपको 70 के ऊपर किताबें तो मिल ही जाएगी वीडियो फॉर्मेट में, इंक्लूडिंग द बुक, जिसके बेसिस में वो 5 लेसन में आपको स्टोरी के एंड में देने वाला हूँ। वो बुक भी हमारी समरी बोर्ड में है, प्लस और भी पावरफुल किताबें हैं। प्लस आप लोग को फ्री में 21 डेज चैलेंज भी मिलेगा, जहां हम सब, आप, मैं, हमारी कम्युनिटी मेंबर्स लाइव आते हैं, वहां पे लाइव चैलेंजेस लेते हैं। जैसे अभी डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज चल रहा है, हर 1 से 21 मई, वो ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे आपको वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलेगा, ग्रुप्स मिलेंगे, लीडर्स मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। लेकिन हाँ, अभी हम बहुत ज़्यादा लोग को सर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो डिफिकल्ट हो जाता है। लिटरली ग्रुप्स बना के बहुत अलग नेक्स्ट लेवल पे ही काम चल रहा है, जो काम आपको लाखों रुपए के कोर्स में भी नहीं मिलेगा, उतने लेवल का हमारी कम्युनिटी मेंबर्स काम कर रहे हैं। बट हाँ, क्योंकि ये बहुत सारा मैनुअल काम भी उसके अंदर है, इसीलिए बहुत से लोगों के साथ ये मिलकर नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो अभी जाइए, सब्सक्राइब करके रखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। अब एक दिन क्या होता है कि फाइनली जोई बहुत एक्साइटमेंट के साथ ब्रैडॉक के पास आता है और बोलता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट मिली है, सिर्फ 1 नाइट वाली फाइट है, लेकिन तुम्हारा जो ओपोनेंट होगा वो होगा कॉन ग्रिफिन। द कॉन ग्रिफिन जो था वो उस टाइम का नंबर 2 प्लेयर था पूरे बॉक्सिंग इंडस्ट्री का। हर कोई जानता था कि ये बंदा बहुत खतरनाक है, इसलिए कई लोग उससे लड़ने के लिए रेडी भी नहीं थे। क्योंकि एक और बात ये भी थी, कॉन ग्रिफिन को एक इजी अपोनेंट चाहिए था वार्म अप के लिए, ताकि जिसे वो हरा सके और एक विनर्स इफेक्ट करके आगे बढ़ सके। ना इस चीज के लिए भी ब्रैडॉक मान जाता है, भले से वो एक इजी अपोनेंट ही सही, लेकिन उस फाइट के लिए उसे $200 मिलने वाले थे।
ना उस फाइट में जब वो पहुंचता है, हमेशा की तरह आज भी वो बहुत भूखा था, उसने खाना बराबर नहीं खाया था। जो को जैसे ही पता चलता है कि वो एक फाइट लड़ने आया है लेकिन उसने सुबह से कुछ खाया तक नहीं है, तो वो फौरन उसको खाने के लिए एक बॉल भर के स्टूल आके देता है। अब टाइम कम होता है और उसके हाथ पे पूरे ग्लव्स लगे होते हैं और उसे हाथ गंदे नहीं करने होते हैं। वो इतना भूखा होता है कि डायरेक्टली अपने मुंह से उस स्ट्यू को खाने लग जाता है। और तभी बाहर कुछ रिपोर्टर्स होते हैं, वो इस इंसिडेंट को देख लेते हैं कि कैसे एक टाइम का जो चैंपियन था आज कुत्तों की तरह स्टू पी रहा है। वो उसकी फोटो वोटो खींच लेते हैं। लेकिन सच बात तो ये होती है कि ब्रैडॉक इतना भूखा होता है कि उसे इस सब बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। खाना खाने के बाद फाइनली न्यूट्रिशन बराबर नहीं है, अंडर ट्रेंड है और ये बंदा पहुंच गया है नंबर 2 से लड़ने ना। जोई ने उसे पहले ही बोला होता है कि अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेच मत करना, तू जीते हारे तुझे $200 मिल जाएंगे, बस थोड़ा फाइट को एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश करना अगर हो सके तो। उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट होती है और एक एक करके जो कौन होता है वो ब्रैडॉक को बहुत मारता है, पंचेस पे पंचेस, पंचेस पे पंचेस। ब्रैडॉक की हालत खराब हो जाती है। कई बार ब्रैडॉक गिरता है लेकिन फिर खड़ा हो जाता है। जोई बोलता है कि तुझे उठने की जरूरत नहीं है, बट ब्रैडॉक फिर खड़ा हो जाता है और अब तो स्माइल करते हुए खड़ा होता है क्योंकि उसके दिमाग में एक बात चल रही होती है कि ये जो पंचेज है वो कोई नए पंचेज नहीं है। जिंदगी ने इससे बुरे बुरे पंचेज उसे ऑलरेडी मार चुका है और जिसके आगे ये सारे पंचेज तो कुछ नहीं। ये बातें जैसी उसके दिमाग में चलती है उसके अंदर एक अलग ही जोश आता है। वो वापस से खड़ा हो जाता है और अब वो यूज़ करना चालू करता है स्ट्रेटेजिकली अपने लेफ्ट हैंड का। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये होती है ना, उसका राइट हैंड इंजर्ड होता है। ज़्यादातर लोग राइट हैंड से लड़ते हैं लेकिन लेफ्ट हैंड की स्पेशल बात ये होती है कि वो डॉग पे बहुत काम करता है और काम करने के लिए वो हमेशा लेफ्ट हैंड का यूज़ करता, जिस वजह से ना चाहते हुए भी, कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली ही सही, उसका लेफ्ट हैंड बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया होता है क्योंकि मैक्सिमम काम वो हमेशा लेफ्ट हैंड से करता है। और गेस व्हाट, जब वो उसको स्ट्रेटेजिकली इस लेफ्ट हैंड को यूज़ करना स्टार्ट करता है तो कॉन ग्रिफिन की हालत खराब होना स्टार्ट होती है। कई सारे पंचेस वो डॉज करता है, कई सारे उसको लगते भी है, लेकिन जैसे ही उसको एक ओपनिंग मिलती है ब्रैडॉक जोर से अपना लेफ्ट हैंड घुमा के उसके मुंह पे मारता है। एंड गेस व्हाट, एक इजी अपोनेंट जिसे जानबूझ के हराने के लिए बुलाया गया था, उस एक जोर के पंच से वो वर्ल्ड के नंबर 2 कंटेंडर को गिरा देता है, नॉकआउट कर देता है। और जैसे ही ये होता है पूरा क्राउड इरप्ट हो जाता है, सब चिल्लाने लग जाते हैं और अब फाइनली पूरी दुनिया ब्रैडॉक को नोटिस करने लगती है। न्यूज़पेपर में उसके आर्टिकल्स छपते हैं कि कैसे एक आम से बॉक्सर ने वर्ल्ड के नंबर 2 बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। नबी आप एक्सपेक्ट करोगे कि इसके बाद उसकी जिंदगी बढ़िया हो जाती है, बट ऐसा होता नहीं है। अगले दिन वो वापस से पहुंच जाता है अपने डॉग पे काम करने के लिए। वो जो डॉग पे काम करने वाला इंसान होता है उसने न्यूज़पेपर में इसका आर्टिकल पढ़ लिया होता है, तो वो देख के उसको रिकग्नाइज कर लेता है और वो पूछता भी है कि कल ही तो तुमने इतना बड़ा मैच जीता, आज तुम यहाँ क्यों? वो बहुत हम्बली बोलता है कि सर जितने पैसे मुझे मिले थे मैंने सारे अपने कर्जे उससे उठा दिए, अब मेरे पास सिर्फ $5 बचे हैं, तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा ना। ये सुनने के बाद वो आदमी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है आ जाओ काम पे, और वो वापस से काम पे लग जाता है। लेकिन क्योंकि ब्रैडॉक के बारे में मार्केट में एक न्यूज़ फैल गई होती है, इसलिए अब उसको और फाइट्स मिलने लग जाते हैं एक एक करके, और अब वो ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट कर देता है और कई सारे मैचेस जीतने भी लगता है। लेकिन इतना आसान नहीं होता है। एक स्पेसिफिक मैच होती है जिसके अंदर अगेन उसका जीतना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लड़ता रहता है। बट उस मैच में उसको एक इतना जोर का पंच पड़ता है उसके रिब में कि उसका रिब टूट जाता है। उसकी बॉडी चीख चीख के उसे बोल रही होती कि और मत लड़, बट वो फिर भी उन मैचेस को लड़ता रहता है स्माइल के साथ और कई बार जीत भी जाता है, क्योंकि अब उसके दिमाग में ये चलता है कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो उन सभी गरीब लोगों के लिए लड़ रहा है, एक होप बन के जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं। और ऐसी धीरे धीरे करके वो बहुत पॉपुलर होने लगता है सभी लोगों में और अब वो पैसे भी कमाने लगता है। जब उसके पास थोड़े पैसे आने लग जाते हैं तो वो एक दिन क्या होता है, वो वापस से उस गवर्नमेंट ऑफिस जाता है रिलीफ फंड के लिए। लेकिन जब रिलीफ फंड वाला इंसान उसे $19 देने जाता है तो उसे मना करता है और जेब से निकाल के पैसे वापस करता है $19 जो उसने एक टाइम पे लिए थे। ये क्लर्क देख के वो शॉक हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ पैसे लेने आते हैं, लेकिन ये पहला इंसान था जो रिलीफ फंड का पैसा वापस देने आया था और ये चीज़ अगेन उसे काफ़ी अच्छा फील कराती है। नाउ एंट्री होती है मैक्स बेयर की। मैक्स बेयर उस टाइम का नंबर 1 हैवीवेट चैंपियन होता है। ब्रैडॉक ने ऑलरेडी नंबर 2 को हरा दिया था, लेकिन मैक्स का लेवल अलग ही था। वो नॉर्मल चैंपियन नहीं था, वो एक ऐसा चैंपियन था जिसने रिंग में 2 लोगों को जान से मार दिया था, पंचेस मार मार के। उसकी हाइट, उसका विड्थ, सब कुछ बहुत डेंजरस लेवल का था। उसकी ताकत, उसकी ट्रेनिंग सब नेक्स्ट लेवल की थी और इसीलिए ही मार्केट में इन दोनों की मैच से रिलेटेड बात होना स्टार्ट हो जाती है और मैच डिसाइड भी हो जाती है। इसके बाद ये दोनों का सामना सामना एक पार्टी में होता है। तब वो जानबूझ के ब्रैडॉक की वाइफ के साथ बदतमीजी करता है और बोलता है कि मुझे विधवा लोगों से बहुत हमदर्दी है, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मेरे पास बेझिझक आ जाना, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। बेसिकली वो ऐसा बोल के ये बोल रहा होता है कि कैसे आने वाले मैच में वो ब्रैडॉक को जान से मार देगा। और ये चीज इसलिए नहीं कर रहा होता है क्योंकि वो सिर्फ खराब इंसान है,
नहीं, वो इसलिए करता है क्योंकि वो साइकोलॉजिकली ब्रैडॉक को दिमाग से हराना चाहता था। ना ब्रैडॉक इस चीज पे इतना रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन उसकी बीवी डर जाती है। ना उसकी बीवी ब्रैडॉक को बहुत मना करती है कि वो उससे ना लड़े, क्योंकि उसे एक अच्छी फीलिंग नहीं आ रही होती है। बट फिर भी ब्रैडॉक उसकी बीवी की बात नहीं मानता। ब्रैडॉक की हालत लड़ लड़ के ऑलरेडी बहुत खराब चल रही होती है। उसका राइट हैंड ऑलरेडी बहुत इंजर्ड था, उसके रिब टूट गई होती है, जिसके जैसे उसे बहुत दर्द होता था नॉर्मली ही, फाइट में तो क्या ही होगा। और इस वजह से इस फाइट का जो मेन एक अथॉरिटी वाला होता है, ऑर्गेनाइजर होता है, वो भी ब्रैडॉक को बोलता है शायद तुम उस रिंग में जाओगे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, तुम्हारी तो ऑलरेडी बीवी है, बच्चे हैं, तुम्हें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे ब्रैडॉक उन्हें जवाब देता है। वो बोलता है कि लोग सिर्फ रिंग में नहीं मरते, आज भी रिंग के बाहर लोग रोज मर रहे हैं, कोई भूख से मर रहा है। कल ही मैंने एक आदमी को मरते हुए देखा है जो एक कार्डबोर्ड के शैक में रह रहा था, रेंट के पैसे बचाते हुए, ताकि वो अपने बच्चे और बीवी का पेट पाल सके। वो वहां ठंडी में ऐसे ही मर गया, उसे जिंदगी ने फाइट करने का अच्छा चांस तक नहीं दिया। आज मेरे पास एक चांस है, जिंदगी मुझे मौका दे रही है, बस फर्क इतना है कि मेरे पास रिंग में फाइट बैक करने का मौका है, और ये मौका मैं कभी नहीं जाने दूंगा। ना ये सुनने के बाद वो अथॉरिटी के पास कोई शब्द ही नहीं होता है बोलने के। ना मैच के दिन उसकी जो बीवी होती है वो यूजुअली तो अवॉइड कर रही होती है, बट फिर वो प्रे करने चले जाती है अपनी पति के लिए। और जब वो चर्च पहुंचती है तो वो देखती है कि चर्च ऑलरेडी फुल है और कई सारे लोग ब्रैडॉक के लिए प्रे करने आए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ब्रैडॉक में अपनी जिंदगी देखते थे। ब्रैडॉक सिर्फ एक फाइटर नहीं था उनके लिए, वो एक होप था हर उस गरीब इंसान के लिए, हर एक ब्रोकन फादर के लिए, हर एक वर्कर के लिए, हर एक फैमिली के लिए जिसने डिप्रेशन ने, बुरे वक्त ने जिसे हरा दिया था। और एक बार वो ब्रैडॉक के जरिए ही जीतना चाहते थे। उस टाइम पे फाइनली ब्रैडॉक की बीवी को रियलाइज होता है कि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए या पैसे के लिए नहीं लड़ रहा है, वो एक्चुअली में इन सभी लोगों के लिए लड़ रहा है। ना फाइनली वो मैच जिसका सबको इंतजार था वो स्टार्ट होती है। मैक्स बेयर जो होता है वो एक्चुअल में बेयर की तरह ही बिग, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट होता है। ब्रैडॉक उसके सामने एक छोटा लड़का लग रहा होता है। और स्टार्टिंग के राउंड में कुछ ऐसे ही नज़ारे भी दिखते हैं। जो वर्ल्ड का नंबर 1 चैंपियन होता है वो एक चैंपियन की तरह मैच लड़ना स्टार्ट करता है। जैसे तैसे करके ब्रैडॉक बस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। यूजुअली उसकी स्ट्रैटेजी ये होती है ब्रैडॉक की कि वो जितने हो सकते हैं उतने पंचेस झेल लेगा, और जैसे ही उसको ओपनिंग मिलेगी वो ऐसा एक नॉकआउट पंच मारेगा कि सामने वाला गिर के ढेर हो जाए। इसी स्ट्रैटेजी ने उसको कई बार जिताया था। लेकिन बेयर के सामने ये चीज़ करना बहुत मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बेयर इतना बड़ा हट्टा खट्टा आदमी था कि एक एक पंच जो उसका लग रहा था वो उसको रियलाइज़ करा रहा था कि शायद उसने कोई गलती तो नहीं कर दी। और इतना ही नहीं, वो उसके बच्चे की तरह उसका मजाक उड़ाने लगता है रिंग के अंदर ही, उसे एक हाथ से दूर करते हुए। ब्रैडॉक ट्राई करता है लेकिन उसको पंचेस उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, जिसके वजह से उसका बहुत मजाक उड़ता है। लेकिन जैसे तैसे करके वो 3 राउंड झेल लेता है। चौथे राउंड में होता यह है कि बेयर उसको इतना जोर से पंच मारता है उसके रिब पे, ब्रैडॉक को तब इतना ज़्यादा दर्द होता है कि शायद वो बेहोश हो जाए। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने दर्द को छुपाता है और वो दिखाता नहीं है कि उसे कितना दर्द हो रहा है। अगेन राउंड 5 में बेयर उसको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब करने लगता है, क्योंकि वो इतने पंचेस मार रहा होता है, फिर भी ब्रैडॉक जो है वो हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो वो उसको इंसल्ट करने लग जाता है, वो उसकी बीवी का मजाक उड़ाने लग जाता है, तू मर जाएगा तो तेरी बीवी मेरे पास ही आएगी। ऐसे टाइप की खराब बातें वो उसको करके उसे मेंटली ब्रेक करने लगता है। एंड गेस व्हाट, इस टाइम पे उसकी वो बातें उसके दिमाग खराब भी करती है। वो अपना कंट्रोल लूज कर देता है और जोर जोर से उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जोई, उसका जो दोस्त है, वो उसे काम डाउन करवाता है। इसके बाद वाले राउंड में जब बेयर उसे एक पंच मारता है तो वो पंच इतना जोर का होता है कि सडनली उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, उसे कुछ भी अच्छे से नहीं दिख रहा होता है, वो जमीन पे गिर जाता है, बेसिकली नॉकडाउन होने वाला है। लेकिन तभी उसके आंखों के सामने वो विजुअल्स आते हैं, उसकी फैमिली के विजुअल्स। वो दूध की बोतल जिसमें दूध से ज्यादा पानी भरा हुआ था, जो उसके बच्चे भूख के मारे पी रहे थे, वो घर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के बजाय मोमबत्ती जल रही थी गर्मी के लिए, उसके बच्चों की वो तस्वीरें जब वो बीमार थे और वो दवा तक नहीं ले पा रहा था, वो सारी चीजें एक एक करके उसके आंखों के सामने आने लगती है। और जैसे ही उसके आंखों के सामने ये सारी चीजें आती है, वो फिर से उठ के खड़ा होता है। जैसे ही वो खड़ा होता है पूरे स्टेडियम में आवाज गूंजने लगती है। और ये देख के पहली बार मैक्स जो होता है वो डर जाता है, क्योंकि उसने इतने जोर के पंचेस आज तक किसी को नहीं मारे होते हैं, और जिनको भी मारे होते हैं उनमें से कुछ लोग तो मर गए होते हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान फिर खड़ा हो गया। ये देख के फाइनली उसके पसीने छूटने चालू होते हैं और अब वो हड़बड़ाहट में इलीगल मूव्स मारने लगता है। वो ऐसी तरीके से ब्रैडॉक को मारने लगता है जैसा फाइट में अलाउड नहीं होता है। और ये सारी चीजें जजेस और सारे लोग नोटिस कर रहे होते हैं। जोई, उसका दोस्त, ब्रैडॉक को समझाता है कि तुझे अब फाइट ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, जजेस इसको हरा ही देंगे, अब कुछ होगा तो तू लड़ना मत। लेकिन ब्रैडॉक नहीं मानता है। उसको वो मैक्स बेयर कितने भी पंच मारता है, वो फिर भी वापस से अपने बच्चों को याद करता है, अपनी बीवी को याद करता है, अपने उस पुराने घर को याद करता है, अपने उस बर्दाश्त से बाहर की ठंड को याद करता है और फिर खड़ा होता है। क्योंकि उस रात वो एक ऐसा इंसान था जो सिर्फ एक बॉक्सिंग मैच नहीं खेल रहा था, बल्कि उस बुरे वक्त से, उस ग्रेट डिप्रेशन से लड़ रहा था। और इसके बाद ब्रैडॉक मारता है
और वो जब वो मैक्स को मारता है, ऐसे फाइट मारता है कि फिर मैक्स की भी हालत खराब हो जाती है। और फिर आता है रिजल्ट्स। क्योंकि ब्रैडॉक नॉकआउट नहीं हुआ था और मैक्स ने कई सारे फाउल किए थे, इस वजह से फाइनली डिसाइड होता है कि वर्ल्ड का हैवीवेट न्यू चैंपियन है जेम्स जे ब्रैडॉक। और पूरा क्राउड चीयर करता है। याद रखो, ये वही आदमी था जो रिलीफ में $19 लेने के लिए खड़ा था। आज वो वर्ल्ड का चैंपियन बन चुका था। एक आदमी जो अपने बच्चों को खाना तक नहीं दे पा रहा था, आज वो पूरे नेशन के लिए एक होप बन चुका था। और इसीलिए ही उसे लोगों ने नाम दिया सिंड्रेला मैन का। सिंड्रेला की कहानी कैसे शॉकिंग है, जहाँ पे एक गरीब औरत एक नोबडी एक समबडी बन जाती है सिंड्रेला, वैसे ही ये भी एक नोबडी आज वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। इसीलिए लोगों ने उसे सिंड्रेला मैन बोलना स्टार्ट किया। नो, इस पूरी कहानी से आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए, ब्रैडॉक ने ऐसा क्या किया कि उसने एक बहुत ही वर्स्ट टाइम में भी वो एक चैंपियन बन के निकल पाया? उसके पीछे क्या सिर्फ लक थी, सिर्फ बॉक्सिंग स्किल्स थी, या कुछ और था? वेल, इस कहानी से आपको 5 ऐसे लेसन सीखने चाहिए जो बातें द डिप बाय सेथ गॉर्डन बुक में भी बताई गई है। यही बातें आपको बुरी से बुरी सिचुएशन में भी लड़ के एक चैंपियन बनने में हेल्प करेगा। जिसमें पहला लेसन है जो सेथ गॉर्डन सिखाते हैं, वो यही है, एवरी मीनिंगफुल ड्रीम हैज अ डिप। जब भी हम कुछ नया या मीनिंगफुल स्टार्ट करते हैं तो हमारा गोल हमें एक्साइटमेंट देता है। कुछ टाइम शायद हमें रिजल्ट भी दिख जाए या ना दिखे, बट जो भी हो, कोई भी मीनिंगफुल ड्रीम पूरा करते वक्त एक चीज पक्की होती है, फेलियर, या फिर आप बोलो बोर्डम, रिजेक्शन, पेन, मनी का प्रेशर या क्रिटिसिज्म। इन्हीं सारी चीजों को सेथ द डिप बोलते हैं, वो पेनफुल मिडिल फेस। सिंड्रेला मैन की कहानी में भी जेम्स ब्रैडॉक जो था वो एक प्रॉमिसिंग बॉक्सर था स्टार्टिंग में, बट फिर ग्रेट डिप्रेशन आया अमेरिका में, करियर खराब हुआ, उसका हाथ इंजर्ड हुआ, वो कई सारे फाइट हारा, पैसे हारा, उसकी फैमिली स्ट्रगल करी। ये सिर्फ एक बैड लक नहीं था, ये था उसका डिप जो हर इंसान अपनी लाइफ में फेस करेगा ही करेगा। इसलिए हमें इसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। जो रेडी रहता है वो प्रिपेयर्ड रहता है और वो प्रॉब्लम से ज्यादा अच्छे से लड़ सकता है। सेकेंड, द डिप सेपरेट्स विनर फ्रॉम एवरेज पीपल। मैक्सिमम लोग क्विट कर देते हैं जब चीजें अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन विनर्स एक चीज समझते हैं कि डिप है ना, एक दीवार नहीं है जिसके आर पार आप जा नहीं सकते हो, बल्कि वो तो एक फिल्टर की तरह है जो 99% लोगों को फिल्टर आउट कर देगा, लेकिन 1% लोग उसके अंदर से भी घुस के निकलेंगे। ये फिल्टर कैजुअल लोगों को साइड करता है। मूवी के अंदर भी ब्रैडॉक की सिचुएशन बहुत खराब थी। 99% लोग पूरी तरीके से गवर्नमेंट रिलीफ पे या हार मान चुके थे, लेकिन ब्रैडॉक एक प्राउड फाइटर की तरह लड़ते जा रहा था। वो फिजिकली नहीं, इमोशनली भी पूरी तरीके से ह्यूमिलेट हो चुका था, बट स्टिल उसने ये नहीं बोला कि अब से मैं जाके गवर्नमेंट फंड से पैसे लेता रहूंगा, जिंदगी काटूंगा। नहीं, वो स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ था। इसलिए याद रखो, डिप का काम लोगों को रोकना नहीं है, डिप का काम होता है फेक लोगों को सेपरेट करना एक्चुअल कमिटेड विनर्स से। थर्ड, क्विटिंग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग, बट क्विटिंग राइट थिंग कैन बी डेंजरस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो द डिप और इस कहानी से आपको सीखना चाहिए वो यही है कि कई बार ना क्विट करना गलत चीज नहीं है, गलत चीजों को क्विट करना सही चीज है, जबकि सही चीज को हमें क्विट नहीं करना चाहिए। ब्रैडॉक ने एक टाइम पे अपने ईगो को क्विट किया, एक टाइम पे उसने कंप्लेन करना बंद करी, परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना बंद किया, और ये सारी चीजों को जब उसने क्विट किया, जबकि दूसरी जगह उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी फैमिली, अपनी डिग्निटी, अपनी फाइटिंग स्पिरिट को क्विट नहीं किया। और यही इंपॉर्टेंट सेपरेशन होता है विनर्स और लूजर्स में। फोर्थ, डिप क्रिएट्स स्कैरसिटी एंड स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। ब्रैडॉक का कमबैक पावरफुल था, बस इसलिए नहीं क्योंकि उसने एक वर्ल्ड चैंपियन को हराया, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सरवाइव किया था। पॉवर्टी, हंगर, इंजरी, शेम, फियर, होपलेसनेस, ये सारी चीजों के बावजूद जिसके अंदर 99% लोग गिव अप कर देते हैं, वो इन सब में टिका रहा, डटा रहा। इसलिए आपको भी मुश्किल चीजें करने के लिए रेडी होना चाहिए। एक चैलेंज मेरी तरफ से आपके लिए है जो 5th पॉइंट बताने के बाद मैं आपके सामने लाऊंगा। 5th, इफ यू सर्वाइव द डिप यू बिकम समवन एल्स। डिप आपको सक्सेस नहीं देता है, अगर आप उसे सर्वाइव कर लेते हो यह आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। क्राइसिस से पहले ब्रैडॉक सिर्फ एक बॉक्सर था, लेकिन क्राइसिस के बाद वो एक सिंबल बन गया दुनिया के लिए। वो रिंग के अंदर सिर्फ अपने अपोनेंट से नहीं लड़ रहा था, वो लड़ रहा था उस डर से जो हर गरीब इंसान अपने दिल में रखता है, एक जॉबलेस फादर, एक ब्रोकन फैमिली वाला इंसान। और इसीलिए उसे सिंड्रेला मैन का भी नाम दिया गया, क्योंकि उसने लोगों के अंदर होप वापस से लेके आई, उसकी आइडेंटिटी बदली। अगेन, ये थियरी में ये सारी बातें सीखना, स्टोरी सुनना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल में इन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना यही सबके बस की बात नहीं होती है। 99% लोग जो ये वीडियो देखेंगे वो लोग कभी ये मेक श्योर नहीं करेंगे कि वो इन बातों को रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। बट अगर आप चाहते हो कि आप उन 1% में आओ जो इन बातों को प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखे, तो मैं चाहता हूँ आप मेरी कम्युनिटी जरूर ज्वाइन करिए। और कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए मैं आपसे लाखों रुपए नहीं मांग रहा हूँ जैसा कई सारे लोग मांगते हैं। आप लोग अगर मेरी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 99 रुपीज का जो मेरा समरी बोर्ड सब्सक्रिप्शन है वो ले लीजिए। इस सब्सक्रिप्शन को जब आप लोगे तो इसके थ्रू आपको द डिप, जो किताब की बातें मैंने आपको बताई है, इसका डिटेल्ड वर्जन आपको पूरा मिल जाएगा वीडियो फॉर्मेट में, जो अपने आप में बहुत वैल्यूएबल चीज है, उसे देख लीजिएगा। प्लस इसके साथ साथ मैं आप लोग को एक चैलेंज भी दे रहा हूँ कि आइए मेरे साथ मेरा 21 डेज चैलेंज करिए हमारी कम्युनिटी के साथ, जहां हम हर महीने
फर्स्ट से लेकर 21 तक एक चैलेंज लेते हैं। वहाँ पे हम मेडिटेट करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, कि एक किताब की एक प्रैक्टिकल बात सीखते हैं और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। अगर आप उसका भी पार्ट बनना चाहते हो तो अगेन कुछ नहीं, सिर्फ 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए समरी बोर्ड का। आपको ये 21 डेज चैलेंज जो पहले मैं 999 रुपीज़ में बेचता था वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बट जूम पे लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं, इसलिए अभी जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। और जो लोग ने ऑलरेडी करके रखा है, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री में ये सारी चीज़ें मिलती रहेगी जब तक आप समरी बोर्ड के सब्सक्राइबर हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।